गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में। रेडियो कार्बन यानी कार्बन 14 ये एक नवीन विश्लेषण पद्धति है। उसके अकॉर्डिंग सर्वमान्य तिथि है जो है सिंधु सभ्यता की, वो है 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। इसका विस्तार जो है वो त्रिभुजाकार है। तिथि निर्धारण की जो कार्बन पद्धति है उसकी खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री B.F. लीवी द्वारा 1946 में की गई। इस पद्धति में कार्बन की मात्रा मतलब क्या होता है कि जो कार्बन 14 है उसकी मात्रा जिस पदार्थ में जितनी कम रहती है उतनी ही वो प्राचीन मानी जाती है। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने करी। तो सिंधु सभ्यता को किसने खोजा? राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के अगर हम प्रमुख निवासियों की बात करें तो वो द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। सर जॉन मार्शल जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक थे, उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा 1924 में की। तो जो है सिंधु घाटी सभ्यता पाई गई है, इसकी विधिवत घोषणा कब की गई? 1924 में सर जॉन मार्शल के द्वारा। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरा स्थल जो है वो दाश्क नदी के किनारे सुतका गेडोर बलूचिस्तान, पूर्वी पुरा स्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, उत्तरी पुरा स्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा जम्मू कश्मीर, और दक्षिणी पुरा स्थल जो है वो गोदावरी नदी के तट पर दायमाबाद अहमदनगर जिले में महाराष्ट्र। तो ये सारे जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चिमी पुरा स्थल हैं। फिर मतलब पश्चिमी पुरा स्थल जो है वो दाश्क नदी के किनारे है सुतका गेडोर, और पूर्वी पुरा स्थल जो है वो हिंडन नदी के किनारे है आलमगीरपुर, और उत्तरी पुरा स्थल चिनाब नदी के तट पर है अखनीर के निकट मांदा में, और दक्षिणी पुरा स्थल जो है वो गोदावरी नदी के तट पर है दायमाबाद। यानी जो है पूरब पश्चिम और उत्तर दक्षिण ये बताया गया है। तो इसी में मतलब चारों दिशाओं के बारे में बताया गया है कि चारों दिशाओं में जो है वो पुरा स्थल जो है, एक तो सुतका गेडोर बताया गया है, और आलमगीरपुर बताया गया है, और मांदा बताया गया है, और दायमाबाद बताया गया। तो चारों दिशाओं के जो है वो पुरा स्थल बताए गए हैं। सिंधु सभ्यता जिसे हम सैंधव सभ्यता भी कहते हैं, ये एक नगरीय सभ्यता थी, और इससे प्राप्त जो है वो कई सारे परिपक्व अवस्था वाले स्थल हैं, लेकिन उनमें से केवल 6 को जो है वो बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। तो वो कौन कौन से हैं? एक तो मोहनजोदड़ो, दूसरा हड़प्पा, तीसरा गढ़वारी वाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा और कालीबंगा। तो धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। तो जो है सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा मतलब कौन सा पहला स्थल है या कौन सी पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया? तो वो है धौलावीरा। और कब शामिल किया? तो 2021 में, स्वतंत्रता पाने के बाद। फिर हड़प्पा संस्कृत के जो है सबसे ज़्यादा स्थलों की खोज कहाँ पर हुई? तो गुजरात में मतलब जो है वो खोज की गई। तो जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृत के सर्वाधिक स्थल खोजे गए हैं, तो कहाँ पर? गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल अगर हम देखें तो मोहनजोदड़ो है, और अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल देखें तो वो राखीगढ़ी है जो कि घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है, जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। राखीगढ़ी कहाँ पर? हरियाणा के हिसार जिले में। और इसकी खोज कब हुई? तो 1963 में सूरज भान ने की थी। किसने करी थी? सूरज भान ने। अगर हम देखें लोथल और सुतकोटदा के बारे में, तो ये दोनों सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। जुते हुए खेत, नक्काशीदार ईंटें, इनके प्रयोग का जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिलता है? कालीबंगा। तो लोथल और सुतकोटदा ये दोनों सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे, और जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटें ये जो है वो कालीबंगा से इनके साक्ष्य मिलते हैं कि जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग होता था। तो ये मिलता है कालीबंगा से।
फिर है मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो स्नानागार है वो सब जो है सिंधु सभ्यता की संभवतः सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड जो है वो 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। इस स्नान कुंड में दो तरफ से उतरने के लिए जो है वो सीढ़ियाँ बनाई गईं और चारों ओर जो है वो कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए जो है वो पानी कुएं से निकाला जाता था। कहाँ से निकाला जाता था पानी? कुएं से जो है पानी निकाला जाता था और इसमें भरा जाता था। और फिर जो है उपयोग जब हो जाता था तो उसके बाद इसको जो है वो खाली कर दिया जाता था। तो मतलब उपयोग हो चुका, फिर उसके बाद इसको खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ पर विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान करते थे। तो ये पूरा मतलब मोहनजोदड़ो से जो हमें स्नानागार मिला है, जो कि बहुत ही मतलब बड़ी इमारत है सिंधु सभ्यता की, तो उसके बारे में बताया गया है कि उसमें दो तरफ से सीढ़ियाँ बनाई गई थी, चारों तरफ कमरे बनाए गए थे। इसमें जो पानी भरा जाता था वो कुएं से निकाला जाता था और उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। ऐसा हो सकता है, यानी शायद, कि इसमें जो है विशिष्ट अवसरों पर विशिष्ट नागरिक स्नान करते हों, ऐसा हो सकता है। तो इस बात में मतलब शायद है, यानी कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि हम इतिहास के बारे में सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो अवशेष मिले हैं उनके आधार पर बातें कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, इस स्नानागार की जो है वो माप बताई गई है। तो अगर हम देखें कि ये कितने मीटर लंबा था, तो ये कम से कम जो है वो 11.88 मीटर लंबा था, 7.01 मीटर चौड़ा था और 2.43 मीटर जो है ये गहरा था। तो इसकी लेंथ थी 11.88 मीटर, इसकी विड्थ यानी चौड़ाई थी इसकी 7.01 मीटर और हाइट यानी इसकी गहराई थी 2.43 मीटर। तो ये माप थी जो है वो मोहनजोदड़ो से मिले स्नानागार की। फिर है अग्निकुंड, यज्ञ वेदी लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुए। तो जो यज्ञ वेदियाँ हैं यानी अग्निकुंड हैं जिनमें हवन किया जाता था, तो वो कहाँ से हमें मिले हैं? तो वो मिले हैं हमें लोथल और कालीबंगा से, यानी जहाँ पर जो है वो हवन किया जाता था, तो वो हमें कहाँ से मिले हैं? तो वो यज्ञ वेदियाँ हमें लोथल और कालीबंगा से मिली हैं। मोहनजोदड़ो के जो से प्राप्त एक शील पर 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मिली है, जो कि पशुपतिनाथ की मूर्ति है। ठीक है, किसकी मूर्ति है वो? पशुपतिनाथ की। तो मोहनजोदड़ो से हमें से प्राप्त एक शील पर 3 मुख वाले देवता की जो है वो मूर्ति मिली है, जो कि पशुपतिनाथ की मूर्ति है। उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा विराजमान है। यानी कौन कौन है? हाथी, घोड़ा, हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा, ये उनके चारों ओर विद्यमान हैं उस मूर्ति में, जो 3 मुख वाले देवता हैं पशुपतिनाथ। फिर है कि मोहनजोदड़ो से जो नर्तकी की है वो एक कांस्य की मूर्ति मिली है। तो नर्तकी की जो मूर्ति है वो कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। और किस धातु की है? तो कांस्य धातु की। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से पौधे को निकलता हुआ दिखाया गया है। मनके बनाने के कारखाने अगर हम देखें तो वो हमें लोथल और चनूदड़ा में मिले हैं। तो मनके बनाने के कारखाने कहाँ से मिले हैं? लोथल और चनूदड़ा में। कहाँ पर? चनूदड़ों में। सिंधु सभ्यता की लिपि की अगर हम बात करें तो वो भाव चित्रात्मक लिपि है। कौन सी है? भाव चित्रात्मक लिपि। ये लिपि जो है वो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। यानी यूजुअली जो हम लोग लिखते हैं तो हम लोग बाईं से दाईं ओर लिखते हैं, पर जो सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक है, जो कि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। फिर इसमें होता क्या था कि जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं, दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। यानी पहली, जैसे कई सारी पंक्तियों का अभिलेख है तो पहली पंक्ति जो है वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाएगी और फिर दूसरी जो है वो बाईं से दाईं ओर लिखी जाएगी। यानी ऐसे ये लिपि लिखी जाती थी, पहली दाईं से बाईं, दूसरी बाईं से दाईं, फिर ये ऐसे ऐसे चलती रहती थी।
अगर आपको याद नहीं हो रही तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि दा बा और बा दा, यानी हम जो लिखते हैं वो ब दा है और जो सिंधु सभ्यता की है वो दा बा है, यानी दबा है। ठीक है। और जैसे कि सिंधु सभ्यता एक अवशेष है तो वो हमें खोज के बाद मिली, यानी वो नीचे सभ्यता दबी हुई थी, तो वो सभ्यता दबी थी इसलिए उसकी लिपि भी दबा है, यानी दबी है, यानी दाईं से बाईं है, ऐसे आप समझ सकते हैं। फिर है लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता कौन सी थी, तो वो थी सुमेरिया की सभ्यता। यानी अगर हम लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सभ्यता की बात करें तो वो थी सुमेरिया की सभ्यता। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उन्होंने नगरों और घरों के विन्यास के लिए ग्रीड पद्धति अपनाई। तो जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वहाँ जो नगरों और घरों का जो विन्यास था उसके लिए कौन सी पद्धति अपनाई गई, तो उसके लिए जो है उन लोगों ने ग्रीड पद्धति को अपनाया। तो कैसे थी, तो घरों के जो दरवाजे और खिड़कियां थी वो सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे और केवल लोथल नगर के जो घर के दरवाजे थे वो ही मुख्य सड़कों की ओर खुलते थे। यानी जो सिंधु सभ्यता के दरवाजे और खिड़कियां थी घरों की तो वो पीछे की ओर खुलते थे, मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते थे, सिर्फ लोथल को छोड़कर। यानी लोथल एक अपवाद है जिसके घरों के दरवाजे जो है वो मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल जो थी वो गेहूं और जौ थी और सैंधव यानी सिंधुवासी जो थे वो मीठे के लिए जो है वो शहद का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे, शहद का। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य जो है वो हमें कहाँ से मिलता है, बनमाली से। तो जो मिट्टी से बना हल है उसका साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है, बनमाली से। रंगपुर और लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है, यानी ऐसा लगता है कि धान की खेती होती थी। और चावल के ये दाने कहाँ से मिले हैं, तो रंगपुर और लोथल से। चावल के अगर हम पहले साक्ष्य की बात करें तो वो हमें लोथल से ही मिलते हैं। कहाँ से मिले हैं, हमें लोथल से चावल के पहले साक्ष्य। सुतकोटदा, कालीबंगा और लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। तो जो सिंधु काल में अगर घोड़ा प्रयोग किया जाता था तो मतलब घोड़े के अस्थिपंजर भी मिले हैं। कहाँ से, सुतकोटदा, कालीबंगा और लोथल से, यानी घोड़े का भी प्रयोग किया जाता था। और तौल की इकाई जो थी वो संभवतः सिंधु सभ्यता की 16 के अनुपात में थी। किस अनुपात में थी, 16 के अनुपात में। यानी जो तौल की जो इकाई थी वो 16 थी। क्या थी, 16 के अनुपात में थी। फिर यहाँ पर बताया गया है सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल और मतलब उसमें नदी, उत्खननकर्ता और वर्तमान स्थिति भी बताई गई है। यानी जो सिंधु सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल है वो किस नदी के किनारे हैं, उसका उत्खननकर्ता कौन है और वर्तमान में वो कहाँ पर हैं, ये स्थितियाँ बताई गई हैं। तो पहला है हड़प्पा। तो हड़प्पा कहाँ पर है, रावी नदी के किनारे। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला है वर्तमान में, और इसका उत्खनन किसने किया था, दयाराम साहनी ने 1921 में, माधव स्वरूप वत्स 1926 और व्हीलर 1946। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंध नदी के किनारे है जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़काना जिला में। राखालदास बनर्जी 1922, मैके 1927 और व्हीलर 1930 में इसकी खोज यानी इसका उत्खनन करते हैं। फिर है चनूदड़ो जो कि सिंध नदी के किनारे है, सिंध प्रांत पाकिस्तान में नवाबशाह जिला में वर्तमान स्थिति है। तो इसका उत्खननकर्ता कौन कौन है, तो मैके 1925, एन.जी. मजूमदार 1931 और फिर है कालीबंगा। तो ये कहाँ पर है, घग्गर नदी के किनारे, वर्तमान स्थिति है राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। और इसके उत्खननकर्ता की अगर बात करें तो अमलानंद घोष 1951, बी लाल और बी के थापर 1961। कोट डीजी जो है वो सिंधु नदी के किनारे, सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान। फजल अहमद जो है इसके उत्खनन करता है 1953 में। रंगपुर जो है वो मादर नदी के किनारे है और गुजरात का काठियावाड़ जिला वर्तमान स्थिति है। और रंगनाथ राव जो है वो
इसके उत्खननकर्ता हैं 1953 से 1954 में। रोपड़ की अगर बात करें तो वो सतलज नदी के किनारे है, पंजाब का रोपड़ जिला में वर्तमान स्थिति है। यज्ञदत्त शर्मा 1953 से 56 में इसके उत्खननकर्ता रहे। लोथल की अगर बात करें तो भोगवा नदी के किनारे है, वर्तमान गुजरात का अहमदाबाद जिला। रंगनाथ राव ने 1954 में इसका उत्खनन कार्य किया। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है, यूपी के मेरठ में। यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में उत्खनन कार्य किया। सुद कांगेडोर की बात करें तो वो दाश्क नदी के किनारे है, वर्तमान में पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे। और इसका जो उत्खनन करता इसके कौन है तो ऑरेल स्टाइन 1927। फिर बनमाली, जहाँ से मतलब मिट्टी की हल्की हमें प्राप्ति हुई है, तो वो कहाँ पर है, रंगोई नदी के किनारे हरियाणा के हिसार जिले में। रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1974 में इसकी जो है वो खुदाई या उत्खनन कार्य किया। धौलावीरा लूनी नदी के किनारे है, गुजरात के कच्छ जिला, खादिर बेट द्वीप पर वर्तमान स्थिति है। और उत्खननकर्ता कौन है तो JP जोशी 1967 से 1968 और रविंद्र सिंह बिष्ट 1999 से 1991। फिर है सोतकाह, शादी कौर, दक्षिण बलूचिस्तान, यानी शादी कौर नदी के किनारे सोतकाह है, दक्षिण बलूचिस्तान में इसकी वर्तमान स्थिति है। और खोज कार्य किसने किया है, उत्खननकर्ता कौन है यानी तो जॉर्ज टेल्स 1965। तो ये था सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी, उत्खननकर्ता और वर्तमान स्थिति। अब अगर हम आगे देखें तो सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं वो यातायात के लिए 2 पहियों और 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। तो जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो यातायात के लिए किसका प्रयोग करते थे, 2 पहिए और 4 पहिए वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के जो अभिलेख हैं उनमें हमें मेहुला शब्द का वर्णन मिलता है और इसका जो अभिप्राय है वो सिंधु सभ्यता से ही है। यानी जो मेलुहा शब्द है सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया के अभिलेखों में, तो वो सिंधु सभ्यता को ही इंगित करता है। यानी वो उसी जो सिंधु सभ्यता है उसी के लिए मतलब प्रयोग किया गया है मेलुहा शब्द। संभवतः जो हड़प्पा संस्कृति का शासन था वो वणिक वर्ग के हाथों में था। पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। तो जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा है, तो वो किसने कहा है, पिग्गट ने। सिंधु सभ्यता के लोग जो है वो धरती को क्या मानते थे, उर्वरता की देवी, और उसकी पूजा करते थे। यानी जो धरती माता की पूजा है वो सिंधु सभ्यता के लोग भी करते थे। और वो जो है सिंधु सभ्यता के लोग जो है वो धरती को उर्वरता की देवी मानते थे और उनकी पूजा करते थे। वृक्ष पूजा, शिव पूजा, इन सब के प्रचलन के साक्ष्य भी हमें सिंधु सभ्यता में मिलते हैं। यानी धरती माता की पूजा, वृक्षों की पूजा और शिव पूजा, इन सब के साक्ष्य जो है हमें सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। और एक और फैक्ट ये है कि जो स्वास्तिक चिन्ह हम प्रयोग करते हैं वर्तमान में भी, उसका जो है स्वास्तिक चिन्ह का मतलब संभवतः जो है वो हड़प्पा की ही देन मानी जाती है। जो स्वास्तिक चिन्ह है हमारा वो भी हड़प्पा की देन जो है वो हड़प्पा सभ्यता की देन मानी जाती है या कहा जा सकता है। इस चिन्ह से जो है वो सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। यानी हम वृक्षों की पूजा, धरती माता की पूजा, शिव पूजा, स्वास्तिक चिन्ह इन और सूर्य उपासना मतलब इन सब को देखते हैं, पर जो है सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष हमें नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में सबसे ज़्यादा जो प्रचलित उपासना थी वो थी मातृ देवी की उपासना। यानी सिंधु सभ्यता के लोग जो है वो मातृ देवी की उपासना से मतलब करते थे और ये ज़्यादा उनमें मतलब प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए जो है वो विशेष पूजनीय था। यानी कुबड़ वाला सांड। स्त्री मृण मूर्तियाँ यानी मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो सैंधव समाज था वो शायद मातृसत्तात्मक समाज था। तो मतलब जो
स्त्रियों की जो मिट्टी की मूर्तियां हैं वो बहुत ही ज़्यादा मिली हैं। कहाँ से? सिंधु सभ्यता से। तो शायद जो सिंधु समाज था, सैंधव समाज था, वो मात्र सत्तात्मक समाज था। सैंधववासी सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। तो ये लोग वस्त्रों का प्रयोग भी मतलब सूती और ऊनी करते थे। मनोरंजन के लिए किन किन साधनों का प्रयोग करते थे? तो जैसे कि ये मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना, ये सब मतलब इन लोगों के मनोरंजन के साधन थे। सिंध सभ्यता के लोग जो है वो काले रंग से डिज़ाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, यानी मृदभांड एक तरीके से। तो जो सिंध सभ्यता के लोग थे वो कैसे बर्तन बनाते थे? तो काले रंग से डिज़ाइन करते थे और लाल रंग मिट्टी के बर्तन बनाते थे। मतलब डिज़ाइन काले रंग से और मिट्टी लाल। सिंधु घाटी के जो लोग थे वो तलवार से परिचित नहीं थे। यानी इन लोगों का जो है शायद युद्ध से कोई लेना देना ना हो, इसलिए शायद वो जो है तलवार से परिचित नहीं थे। जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगा एक मात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने के लिए भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगा का अर्थ अगर देखें तो वो है काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले हैं। तो जो कालीबंगा है मतलब वो एकमात्र ऐसा हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर जो है वो निचला शहर किले से घिरा हुआ था। अगर हम देखें कि कालीबंगा शब्द का अर्थ क्या है, तो कालीबंगा शब्द का अर्थ है काली चूड़ियाँ। यहाँ से पहले जो हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने की और अग्नि पूजा की प्रथा के भी प्रमाण मिलते हैं। यानी यहाँ से पूर्व जो है हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण भी मिलते हैं। कहाँ से? तो कालीबंगा से। और जो है पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। यानी जैसे एक तरीके से ये सारी चीज़ें जो है वो कुप्रथाएं या समाज में हैं। तो ये चीज़ें मतलब सिंधु सभ्यता में भी विद्यमान थीं। कौन कौन सी? पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति, ये भी सिंधु सभ्यता में विद्यमान थीं या प्रचलित थीं। और दूसरी अगर हम बात करें शवों को जलाने और गाड़ने के बारे में, तो जो है शवों को जलाने और गाड़ने ये दोनों ही प्रथाएं जो है वो सिंधु वासियों में प्रचलित थीं। हड़प्पा में जो है शवों को दफनाया जाता था, जबकि मोहनजोदड़ो में जो है वो जलाया जाता था। लोथल और कालीबंगा में युग्म समाधियाँ मिली हैं। यानी जो है शव को जो है जलाने गाड़ने दोनों प्रकार की प्रथाएं प्रचलित थी सिंधु सभ्यता में। हड़प्पा में जो है वो दफनाया जाता था और मोहनजोदड़ो में जो है वो जलाया जाता था शव को। और लोथल और कालीबंगा में युग्म समाधियाँ मिली हैं। यानी कि लोथल और कालीबंगा में आप ऐसा कह सकते हैं कि जलाई गई और दफनाई गई दोनों प्रकार की यानी युग्म समाधियाँ मिली हैं। यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि हो सकता है कि दोनों प्रकार की समाधियाँ मिली हूँ, ऐसा हो सकता है। लोथल और कालीबंगा में युग्म समाधियाँ मिली हैं। ठीक है। सैंधव सभ्यता के विनाश का सबसे प्रभावी कारण जो था वो बाढ़ था। यानी सभ्यता का उद्भव हुआ और लोग विद्यमान रहे, इतने ज़्यादा सिविलाइज्ड थे, ये एक नगरीय सभ्यता थी, तो फिर वो गायब कैसे हो गई? तो ऐसा मतलब ज़्यादातर मैक्सिमम रेशियो ये है, लोग ये मानते हैं कि शायद बाढ़ आई थी और बाढ़ के कारण जो है वो सिंधु सभ्यता का विनाश हो गया। और जो है आग में जो पकी हुई मिट्टी थी उसको क्या कहते थे? तो टेराकोटा कहते थे। क्या कहते थे? टेराकोटा। तो जो आग में पकी मिट्टी थी उसको टेराकोटा कहा जाता है। तो ये पूरी थी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। आई होप गाइस आपको ये समझ में आया होगा और ये बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एक चीज़ और, जो सिंधु काल में विदेशी व्यापार था तो वो किस प्रकार का था? तो जो आयातित वस्तुएं थी वो थी तांबा, चांदी, सोना, टिन, गोमेद, लाजवर्द और सीसा। और मतलब कहाँ कहाँ से जो है विदेशी व्यापार हुआ या चीज़ें आई और गईं? तो जो चीज़ें ली गईं वो थी तांबा, चांदी, ये सब। तो कहाँ कहाँ से? तो तांबा जो है वो खेतड़ी, बलूचिस्तान, ओमान, और चांदी अफ़गानिस्तान, ईरान, और सोना कर्नाटक
कर्नाटक, अफ़गानी और ईरान, और टिन अफ़गानिस्तान ईरान, और गोमेद सौराष्ट्र, लाजवर्द मेसोपोटामिया और सीसा ईरान से। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इन प्रदेशों से आयात की गईं, वहाँ से आयातित ये वस्तुएं रहीं। तो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो इन चीज जो सारी वस्तुएं हैं इनका आयात कहाँ से करते थे, तो इन प्रदेशों से करते थे। यानी तांबे का आयात खेतड़ी बलूचिस्तान ओमान से, चांदी का अफ़गानिस्तान ईरान, और सोना का कर्नाटक अफ़गानी और ईरान, अफ़गानिस्तान और ईरान से टिन, और गोमेद से मतलब गोमेद जो है वो सौराष्ट्र से आयातित, और लाजवर्द जो है वो मेसोपोटामिया से, और सीसा ईरान से आयातित। तो ये थी मतलब पूरी सिंधु घाटी सभ्यता और उससे जुड़े इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि हर एग्ज़ाम्स में पूछे ही जाते हैं। तो आई होप गाइस आपको सिंधु सभ्यता को लेकर कोई भी डाउट नहीं होगा, और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।